नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येन ज्ञानी से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि छोटे बच्चों शिशुओं में होने वाली जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं उनके बारे में हमें जानकारी देंगे और किस तरह से उन बीमारियों के लक्षण दिखने पर उन बच्चों का इलाज किया जाएगा उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सत्येन ज्ञानी जी से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों में सबसे पहले जानना चाहूँगी सर, आप चूँकि आप डायरेक्टर हैं, फाउंडर मेंबर है, तो जब से हॉस्पिटल है तब से आप यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कितने साल हो गए हैं सर? देखिए, मैं पल्स के इस जो हमारी टीम है हम साथ में पिछले 10 सालों से हैं। पहले हम लोग स्पर्श हॉस्पिटल को बनाए थे, फिर स्पर्श के बाद हमने ये पल्स हॉस्पिटल बनाया है, जिसको अभी हमारे बने हुए 3 साल हो गए हैं। तो ये हमारी पूरी टीम थी और हमारा पूरा लक्ष्य था कि जो शुरुआत से ही हमारा लक्ष्य है कि यहाँ के लोगों को बेसिक और एडवांस दोनों प्रकार का ट्रीटमेंट 24 घंटे यहीं पे मिले। इसी टारगेट के साथ हमने ये हॉस्पिटल की शुरुआत की है। तो जिस बेहतर सुविधाओं और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए पल्स हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है भिलाई दुर्ग शहर में। मैं जानना चाहूँगी कि पल्स हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देखिए। पल्स हॉस्पिटल में बेसिकली नवजात शिशु से लेकर एडल्ट तक जितने भी केसेस होते हैं, सारी सुविधाओं, सारी इलाज की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट भी अगर आता है तो उसके लिए हमारे जो आईसीयू के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर श्रीनाथ, वो यहाँ पे 24 आवर्स अपनी सेवाएं देते हैं। उसके अलावा एडवांस वेंटिलेटर्स और जो भी क्रिटिकल केयर में मोडेलिटी की ज़रूरत होती है वो अवेलेबल है। यहाँ पे 24 आवर्स रनिंग कैथ लैब है। किसी को भी हार्ट अटैक आता है, कार्डियक का प्रॉब्लम होता है, तो उसका भी इलाज यहाँ पे उपलब्ध है। ट्रॉमा केयर हमारा बहुत अच्छा है। एक्सीडेंट के केस में न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजन तिवारी, वो वैसे ही काफ़ी विख्यात हैं, और डॉक्टर विवेक शर्मा ये अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। ऑर्थोपेडिशियन में डॉक्टर अनुराग चंद्राकर हैं, सर्जन में डॉक्टर सिद्धार्थ बनर्जी हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर निशांत बघेल, और इसके साथ हमारे आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सारे मिलके एक कंप्लीट एक्सीडेंट और ट्रॉमा केयर टीम को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा गायनेक टीम हमारी बहुत अच्छी है। काफ़ी सारे गायनेकोलॉजिस्ट पल्स हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं और वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट को जो बच्चा डिलीवर करता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा बैकअप चाहिए कि इस बच्चे की डिलीवरी के बाद इसको बहुत अच्छा एनआईसीयू केयर मिले, जो नवजात शिशु का केयर होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट एनआईसीयू है और दुर्ग भिलाई का तो बेस्ट है ही। हमारे छत्तीसगढ़ में पहले जो बच्चे पैदा होते ही नहीं रोते थे, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी प्री टर्म बच्चे भी ज़्यादा होने लगे हैं। तो दोनों केसेस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कोई बच्चा पैदा होते नहीं रोता है तो उसके लिए हम एक बेड आता है स्पेशल, जिसमें हम उसको ठंडा करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर उसका कम करते हैं ताकि उसका ब्रेन को हम बचा सकें। प्री टर्म बच्चा होता है 600 ग्राम 700 ग्राम, वो जो पैदा होता है उसके लिए एक लंबी लड़ाई होती है जब तक वो 1.5-2 किलो का नहीं हो जाता। तो उन सारे ट्रीटमेंट्स को पूरा करने वाला हमारा ये नवजात शिशु का आईसीयू है। वो जो ठंडा करने वाली जो हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, वो प्रदेश में सिर्फ 2 या 3 हॉस्पिटल्स में ही उपलब्ध है, उसमें से पल्स हॉस्पिटल एक है। तो जो पैदा होते ही नहीं रोते हैं उनका ट्रीटमेंट वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पे। इसके अलावा एक जो बच्चे होते हैं जो 1 महीने से ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके लिए एक पीआईसीयू है जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इवन कई बार बहुत सीरियस इलनेसेस में बच्चों के किडनी फेल हो जाती है तो हम एक डायलिसिस करते हैं, जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, जो सिर्फ बच्चों में होता है। तो वो यहाँ पे होता है, जो काफ़ी कम सेंटर्स में छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसके अलावा जो मॉनिटर्स हैं जो बच्चे के वाइटल्स बताते हैं पूरा टाइम, और जो वेंटिलेटर्स हैं काफ़ी एडवांस्ड हैं, और आप कह सकते हैं कि कंट्री में बेस्ट जो वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं वो यहाँ पे हैं। तो एक नवजात शिशु का जो बैकअप है वो गायनेकोलॉजिस्ट को एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। तो काफ़ी रिस्की डिलीवरीज भी यहाँ पे होती हैं, काफ़ी रिस्की ऑपरेशंस भी यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन विभाग है उसमें डॉक्टर राघवेंद्र राय हैं जो काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। कोविड के टाइम पे मुझे याद है कि उन्होंने बहुत ही दिन रात लगा के यहाँ पे काफ़ी केसेस को ठीक भी किया था, और कोविड के टाइम पे पल्स हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा काम किया था। तो उनमें डॉक्टर राघवेंद्र राय की भूमिका काफ़ी अहम थी,
और वो मेडिसिन विभाग को देखते हैं। इसके अलावा कुछ सुपर स्पेशलिटी विभाग भी हैं, जैसे यूरो सर्जरी में डॉक्टर निखर जैन है, प्लास्टिक में डॉक्टर दयाल हैं, डेंटिस्ट्री में डॉक्टर SK दास राय हैं, ENT में डॉक्टर अमरीश गर्ग हैं जो सेक्टर 9 से रिटायर्ड है। तो ऐसे भी काफ़ी और विभाग भी हमारे साथ अटैच्ड हैं। ये डॉक्टरों की टीम 24 घंटे अवेलेबल रहती है? जी, हमारे यहाँ 24 घंटे इनकी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। बेसिकली एक डॉक्टर 24 घंटा अवेलेबल रहे पॉसिबल नहीं है। हर डॉक्टर ने अपनी एक टीम बनाई हुई है और उस टीम का एक मेंबर यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। शुरू में स्टेबलाइज करने के बाद कंसल्टेंट भी आके उन्हें देख लेता है। मतलब डॉक्टरों की टीम हर वक्त तैयार रहती है, पेशेंट चाहे जब आए उसका इलाज संभव एनी टाइम, कोई भी बीमारी। जी। सर, नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने डॉक्टरों की टीम मिल करके उस विभाग में कार्य करती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी नवजात शिशु यहाँ का वन ऑफ द शहर का तो बेस्ट है ही, बट छत्तीसगढ़ का भी टॉप 3 में आप कह सकते हैं उसको है। और जो टीम है पीडियाट्रिशियंस की, वो भी एक अच्छी टीम है। यहाँ पे अभी 4 से 5 पीडियाट्रिशियंस हैं। हमारे सबसे सीनियर डॉक्टर रंजन बोपाडीकर हैं जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं यहाँ के। डॉक्टर नितेश दुआ हैं, मैं हूँ, डॉक्टर अंकुर परगनिया हैं, डॉक्टर शैलेंद्र हैं और डॉक्टर दीपक पानीग्रही हैं। तो ये 5-6 शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जो पूरा टाइम यहाँ पे कोई ना कोई हम में से उपलब्ध रहता है। और शिशु को नवजात से लेकर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो 24 घंटे यहाँ पे आ सकता है। बच्चे को लेके आके अब मतलब एनी टाइम डॉक्टर मौजूद हैं। सर, जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, अब सीधे गर्मी के बाद बारिश का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो बारिश में किस तरह से आप बच्चों की देखभाल करते हैं और किस तरह की जानकारियाँ पेरेंट्स को देते हैं? इस बार जो गर्मी थी बहुत तेज थी, तो इस बार की गर्मियों में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। मोस्टली इस बार पिछले 2-3 साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा लू के केसेस हमने देखे। काफ़ी बच्चे लू के कारण सीरियस हुए, 1-2 बच्चों की डेथ भी हुई। तो इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी है तो उम्मीद है कि बारिश भी ज़्यादा होगी। बारिश में इस साल बारिश में जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हमें तंग करती हैं, सबसे पहला होता है फ्लू, जिसको हम इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू कहते हैं। वो हर 2-3 साल में आता है और इस साल चांसेस हैं कि आएगा। फ्लू में कई बच्चों को सिंपल सर्दी खांसी होती है, लेकिन कई लोगों को, कई बच्चों को और बड़ों को भी काफ़ी सीवियर निमोनिया होने का चांस रहता है। इसके अलावा डेंगू का भी खतरा बढ़ेगा इस साल। तो ये 2 बीमारियां हैं। इसके अलावा टाइफॉइड, पीलिया, ये सब तो बरसात में रहते ही हैं, ये अपना रूप दिखाएंगे ही। लेकिन डेंगू और फ्लू होता है जो एक महामारी की तरह से आता है और इस साल उसका खतरा है। फ्लू के लिए तो फिर भी वैक्सीन अवेलेबल है, वो लगवा सकते हैं, बट डेंगू के लिए भी आपको जो गाइडलाइंस हैं नगर निगम की और वो फॉलो करते रहें तो डेंगू भी ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो ये मेन 4-5 बीमारियां हैं जो बरसात में आती हैं और जिससे सावधानी की बहुत ज़रूरत है। सर, छोटे बच्चे जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं, क्या उनमें भी ये डिहाइड्रेशन वगैरह इस टाइप का कुछ पानी की कमी वाला कुछ रहता है सर? बहुत होता है। देखिए, छोटा बच्चा जो होता है उसमें अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता नहीं होती। ठंड में बच्चे ठंडे हो जाते हैं, गर्मी में गर्म हो जाते हैं। तो जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बच्चे गर्म हो जाते हैं, तो उनके शरीर का पानी सूख जाता है और फिर वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और शुरू के 5-6 दिन जो होते हैं, बच्चे कई बार माँ का दूध भी उतना नहीं बनता, उतना दूध पिलाती भी नहीं है, तो उल्टा उतना दूध मिलता नहीं और पानी ज़्यादा निकल जाता है, तो उनमें भी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और छोटे बच्चे जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियों को सहने और लड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो छोटे बच्चों में वो लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। तो थोड़े से डिहाइड्रेशन में वो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हर गर्मियों में हम लोग फेस करते हैं। ठंड में फिर ठंडे हो जाने की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो किस तरह की आप सलाह देते हैं उनके पेरेंट्स? हम उनके पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि भाई बच्चा अच्छे से दूध पिलाते रहिए। वो डिहाइड्रेटेड है कि नहीं वो बच्चे के यूरिन से पता चलता है। अगर बच्चा पर्याप्त दिन में 24 घंटे में 8 से 10 बार सुसु कर रहा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एकदम गर्म हो गया है, सुस्त हो गया है, सुसु कम हो गया है, तो आपको तुरंत जाना चाहिए। या फिर बच्चे के हाथ पांव नीले या ठंडे पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो ठंडा भी पड़ सकता है, या बच्चा सुस्त है, दूध नहीं पी रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। कई बार हम छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आ जाए बच्चा, वो चलता है, लेकिन अगर घर पे पेरेंट्स अश्योर्ड है कि नहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और लेट आते हैं, तो कई बार हमारे हाथ से भी बात निकल जाती है, क्योंकि नवजात शिशु में टाइम थोड़ा कम मिलता है। सर, ऐसा कोई केस जो हॉस्पिटल में आया हो, काफ़ी क्रिटिकल केस रहा और आपकी टीम ने बच्चों को? ऐसे 3-4 केसेस आए। एक केस अभी तो हमने जो कोविड का टाइम फेस किया था, तो हमारे पास 2 नवजात शिशु थे जिनकी मदर को कोविड था और फिर उन बच्चों को कोविड हुआ, तो वो करीब हमारे पास 1.5 महीना वेंटिलेटर पे रहे और
भगवान का शुक्र था कि वो वजन उनका ठीक ठाक था, तो उनको काफ़ी उनके लंग्स डैमेज थे। उसमें हमने काफ़ी सारी दवाइयाँ दी, 1.5 महीना वो वेंटिलेटर पे रहे। उसके बाद धीरे धीरे 2.5 महीने पे वो 3 किलो के पैदा हुए थे, 4.5 किलो के होके छुट्टी होके घर गई। तो वो एक काफ़ी हमको सेटिस्फैक्शन देने वाला केस था। इसके अलावा कोविड के बाद ही एक बच्चों में सिंड्रोम होता है जिसको हम MIS-C कहते हैं, जिसमें बच्चों का हार्ट फेल हो जाता है, BP डाउन हो जाता है जी। तो ऐसे 2-3 केसेस आए थे जो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आए थे, और उसमें एक दवाई होती है IVIG, मतलब वो बच्चा ऐसा लग रहा था कि नहीं बचेगा, और उसमें वो पेरेंट्स ने IVIG एक महंगी दवाई होती है, उसको उन्होंने बोला कि हाँ सर आप लगाइए। हमने लगाया और 2 दिन में बच्चा एकदम ठीक हो गया। तो वो भी एक सेटिस्फैक्शन देने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं, आमतौर पे हर महीने 5-6 बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत सीरियस रहते हैं, उनमें से 3-4 बच जाते हैं, लेकिन जो लड़ाई बहुत लंबी चलती है वो केसेस याद रह जाते हैं। अब मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि प्री मैच्योर बेबी जो होता है उसके लिए किस तरह की सलाह आप देंगे, उनकी देखभाल कैसे? प्री मैच्योर बच्चों के लिए देखो, सबसे पहले ये होता है कि प्री मैच्योर बच्चा उतना कैपेबल किसी चीज़ के लिए नहीं होता, उसका कोई भी अंग उतना विकसित नहीं होता। उसके सबसे पहले उसके लंग्स अगर वही विकसित नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा। लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, पेट हो गया, ब्रेन हो गया, कोई भी चीज़ विकसित नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो मैं इसके लिए सलाह दूंगा, जैसे कोई गांव में बच्चा है और उसको प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है, तो वहाँ पे डिलीवरी कराने की बजाय, वहाँ डिलीवरी करा के फिर यहाँ ट्रांसफर करने की बजाय, हमारे यहाँ टर्म होती है जिसको कहते हैं कि इन यूट्रो ट्रांसफर। इन यूट्रो मतलब कि माँ के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाए, यानी बच्चे की डिलीवरी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे ये NICU बैकअप और सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि वो जो 5 मिनट 10 मिनट भी लेट होता है वो ना हो, तुरंत बच्चे को वो ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। बाकी प्री टर्म डिलीवरी एक बार अगर हुई है, किसी का खराब एक्सपीरियंस होता है, तो अगली डिलीवरी में बहुत सतर्क रहें और टाइम टू टाइम अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते रहे, उनकी सलाह से चले, और जब ऐसा लग रहा है कि रिस्की हो रहा है तो तुरंत एक ऐसे सेंटर में पहुंच जाए जहाँ पे सारी सुविधाएं। कितना गैप रहना चाहिए सर इसमें डिलीवरी में? जैसे एक पहला बच्चा प्री मैच्योर हो गया, उसके बाद सेकंड अपन कंसीव कर रहे हैं, जनरली 2 years to 3 years तो गैप रहना चाहिए जी, ताकि मदर को पूरा एक अपना जो भी न्यूट्रिशन मदर गेन करना चाहे सारा गेन कर ले। जो एक ट्रॉमा होता है कि एक सदमा पहुंचता है कि बच्चा किसी का भी उस सदमे से रिकवर करके एक खुशी से एक बच्चा पैदा करें, तो वो बच्चा भी स्वस्थ होगा जी। तो ये थे हमारे साथ पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी, जिन्होंने छोटे नवजात शिशुओं के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमें दी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी ने काफ़ी सारी बातें बताई, डॉक्टरों की टीम को लेकर के, पल्स हॉस्पिटल को लेकर के जिस तरह बातें बताई हैं, उससे हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिला होगा। और सबसे बड़ी जानकारी जो नवजात शिशुओं के बारे में दी हैं, उससे हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी उसका लाभ लिए होंगे। अगली बार हम फिर एक ऐसे ही विशेषज्ञ को आपके साथ लेकर के आएंगे और उनसे बच्चों की बीमारी या बड़ों की बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। कार्यक्रम के अंत में मैं सभी माता पिताओं से अपील करना चाहता हूँ, पिछले 2-3 साल हमारे लिए अच्छे नहीं गुजरे। कोविड में बच्चे घर पे रहे हैं और बच्चों का टीवी और मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम अभी व्यतीत हुआ है। इस टीवी मोबाइल के कारण हमने 2-3 चीज़ें बच्चों में ऑब्ज़र्व की हैं। एक तो ये कि वो थोड़े हाइपर एक्टिव से हो गए हैं, उनके जो विकास होना चाहिए, जो बौद्धिक विकास होना चाहिए, वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। वो बोलने में भी लेट हो गए हैं। जो बच्चा 2 साल पे बोलना शुरू करता है वो 3 साल पे भी नहीं बोल रहा, हाइपर एक्टिव है, किसी चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा, और बाकी बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन में फ़र्क हुआ है। तो ये हमें बताता है कि मोबाइल और टीवी जो है वो सिर्फ आँखों के लिए ही नहीं, बच्चों के ब्रेन पे भी काफ़ी असर करती है। जो रिकमेंडेड, जो हमारी नेशनल एकेडमी है शिशु रोग की, वो एक रिकमेंड करती है कि 4 साल से छोटे बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल टीवी सब उसमें आता है, स्क्रीन टाइम दिन में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारा बहुत ज़्यादा चल रहा है जो काफ़ी नुकसान कर रहा है। बच्चों को व्यस्त रखें, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे गेम्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, आप उनको अपना समय भी दें। हम टीवी मोबाइल को कई बार शॉर्टकट की तरह यूज़ करते हैं कि बच्चा टीवी देखे हम अपना काम कर लेंगे, बट ऐसा चलता नहीं है। आपको अपना समय देना होगा। भगवान की दया है कि अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे। स्कूल शुरू हो जाएंगे तो बच्चा कुछ घंटे वहाँ पे भी जाएगा। बच्चों को व्यस्त रखें और उनके नॉर्मल विकास में टीवी मोबाइल बहुत नुकसानदेह है, उसके लिए आप सतर्क रहें। थैंक यू।